हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा दृष्टि। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला अध्याय है आपका लोकतंत्र में समानता। चलिए, तो अध्याय नंबर 1 है लोकतंत्र में समानता। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। कह रहा है पास के सरकारी विद्यालय में मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यहाँ लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है। सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतार में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हामिद आदि कई लोग खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। चलिए देखिए, मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा था सरकारी विद्यालय में। ठीक है, तो मतदाता पहचान पत्र कहने का मतलब वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हम वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत के अंदर जिस व्यक्ति का भी 18 वर्ष हो जाता है उसका मतदाता पहचान पत्र बनता है। ठीक है, ये सरकारी स्कूलों में BLO के माध्यम से बनवाया जाता है। तो देखिए, कह रहा है कि एक लंबी कतार खड़ी थी जिसमें बहुत सारे लोग खड़े थे। पूनम भी खड़ी थी और उसके पीछे ज्योति आती है। ज्योति जो है वो पूनम की मालकिन है। ज्योति मालकिन है और पूनम उसके यहाँ चौका बर्तन का काम करती है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पूनम और ज्योति के बीच वार्तालाप होता है कुछ, जिसको कि यहाँ पर एक दिया गया है थोड़ा सा। कह रही है पूनम, दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति, नहीं मैं कतार में लगूंगी। पूनम, दीदी आज मुझे काम पर आने में देर होगी। ज्योति, मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देर क्यों होगी। पूनम, मुझे आपके पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता, पहचान पत्र बन जाने से क्या फ़ायदा होगा, लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा। पूनम, नहीं, पहचान पत्र बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। हामिद, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जो पूनम है वो अपनी मालकिन ज्योति को आग्रह करती है कि आप हमारे जगह पे आ जाइए, हम पीछे चले जाते हैं। लेकिन ज्योति जो है वो समझदार है, वो कह रही कि नहीं, तुम लाइन में पहले खड़ी हो, तुम पहले अपना काम करवा लो, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। मैं कतार में खड़ी हूँ, जब मेरी बारी आएगी तब मेरा कार्ड बन जाएगा। देखिए, और एक बात यहाँ पर और भी पूनम कह रही है कि दीदी मैं आपके यहाँ लेट आऊँगा काम पर। तो पूनम, ज्योति पूछती है पूनम से, आप क्यों लेट आओगी, तुम्हारा तो पहले बन जाएगा। तो पूनम कह रही है कि दीदी आपसे पहले कहीं और काम करना है। किनके यहाँ, शेफाली दीदी के यहाँ। चलिए, एक और इसमें कैरेक्टर दिया गया है शांता का। शांता कहती है कि इसको बनने से क्या फ़ायदा होगा, यानी कि हम मतदाता पहचान पत्र बना रहे हैं तो आखिरकार इसका कुछ तो फ़ायदा होगा ना। जब फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों बनवा रहे हैं। तो वही समझाता है हामिद कि देखिए, ये समय बर्बाद नहीं हो रहा है, इस पर बनाते हैं तो हमारा वोट डालने के साथ साथ राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सही बात है, मतदाता पहचान पत्र है जो बहुत सारे कामों में आता है। बहुत सारे गैर सरकारी या सरकारी काम जो है उसमें इसका उपयोग होता है। चलिए, इससे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, कह रहा वोट देने का अधिकार किसे। देखिए, वोट देने का अधिकार हमारे भारत के अंदर हर उस नागरिक का है जो कि जिसका कि उम्र 18 वर्ष हो गया, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। ठीक है, ऊंचा जाति को हो, नीचा जाति को हो, किसी अलग धर्म का हो, समुदाय का हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, अगर उस व्यक्ति का 18 वर्ष है, लड़का हो या फिर लड़की, तो उसका मतदाता पहचान पत्र बनेगा और वो वोट डालेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कतार में खड़े होकर क्या पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है, कैसे। तो देखिए, हाँ, पूनम को कतार में खड़े कर समानता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जिस कतार में जिस लाइन में वो खड़ी है, ठीक उसी लाइन में उसकी मालकिन ज्योति भी मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए खड़ी है। इस प्रकार से पूनम को क्या होता है, समानता का अनुभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है,
वोट देने का अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करें। तो देखिए, वोट देने के अधिकार में शिक्षा, पैसा, धर्म, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट डालने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है, वो भारत का नागरिक के साथ साथ उसका उम्र 18 वर्ष हो रहा हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है? देखिए बाबू, फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत अलग अलग जगहों पर हो सकती है, वो बहुत सारा जगह है। आप अब तो आधार, ये फ़ोटो पहचान पत्र का जगह पे अब ज़्यादातर होता है ये आधार कार्ड का यूज़ होता है। लेकिन इससे पहले जब आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड तो शायद 2014 से चालू हुआ है, उससे पहले आधार कार्ड नहीं था और उससे पहले सारी जगहों पे वोटर आईडी कार्ड ही चलता था। और ऐसा भी है कि अभी भी वोटर आईडी कार्ड पूरे इंडिया में मान्य है, लेकिन अब उसकी जगह आधार कार्ड ले रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुछ वार्तालाप दे रहा है माँ बेटी के बीच। माँ कह रही है इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है, बेटी बोल रही है मैं भी पढ़ने जाऊंगी। चलिए, आगे कह रहा है, माँ बोल रही है पैसे मिल जाने दो खरीद दूंगी, मालकिन ने अभी पैसे नहीं दे। पहले यहाँ पे है, मुझे एक पोशाक चाहिए, माँ से बोलती है लड़की, तो माँ कहती है पैसे मिल जाने दो खरीद दूंगी, अभी मालकिन ने पैसे नहीं दिए हैं। फिर यहाँ पे है, घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है ना। घर के पास वाला जो स्कूल है वो सरकारी है, तो या फिर और किस तरह का है ये हम नहीं कह सकते हैं। यानी कि पूनम को वो स्कूल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो माँ से कहती है वो स्कूल अच्छा नहीं है। सॉरी, रामा को स्कूल अच्छा नहीं, इसलिए माँ से कहती है कि अच्छा नहीं, इसलिए वहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन माँ को उसकी कहती है कि मैं तुम्हारे यहीं एडमिशन करवा दूँगा। चलिए, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया है पूनम और की रमा, बेटी रमा के बारे में क्या डिटेल है तो पढ़ते हैं। फिर पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष है। शालिनी शहर में एक बड़े स्कूल में पढ़ती है, वह प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेकर उसे बस पड़ाव तक पहुँचाती है। देखिए, पूनम की जो बेटी है रमा, उसकी उम्र 7 साल है और वो अब जब काम करने जाती है ज्योति के यहाँ तो अपनी बेटी को भी ले जाती है। और ज्योति की बेटी जो है शालिनी, उसकी उम्र अभी 5 वर्ष ही है, लेकिन वो शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती है और प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। जब वह बस से स्कूल जाती है तो पूनम की बेटी रमा ज्योति की बेटी शालिनी को उसका बैग लेकर के उसे बस पड़ाव तक यानी बस स्टॉप तक पहुंचाती है। चलिए आगे देखिए, कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोज़मर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटा प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, क्योंकि उसके पास बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। देखिए बाबू, दरअसल बात यहाँ पे क्या है कि पूनम को जहाँ लाइन में यानी कि मतदाता पहचान पत्र जब बनवा रहे थे तो वहाँ पे अपनी मालकिन को खड़ा देख करके उसे समानता का अनुभव हो रहा था। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे काफ़ी असमानता का अनुभव हो रहा है, गरीबी का एहसास हो रहा है। वो कैसे? पूनम की जो बेटी है 7 साल की होने के बावजूद भी उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। सरकारी स्कूल जो है वो गांव से दूर है और गांव में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है, उसी में भेजना उसकी मजबूरी है। जबकि ज्योति की बेटी रमा का जो उम्र 5 वर्ष होने के बावजूद भी वो शहर के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही है। तो क्या हो रहा है? दोनों में असमानता है, काफ़ी भेदभाव हो रहा है ना। इससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर असमानता की भावना पनपती है। चलिए आगे है, लोकतंत्र में यह सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकार में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट देने का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी असमानताएं हैं। हम इन बातों को समझें कि असमानताओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है ना। देखिए, हमारे ज़िंदगी में बहुत तरह की चीज़ें जिसमें कि समानता देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ें कि जिसमें असमानता देखने को मिलता है ना। तो इसे हमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसको सुधारने की सरकार को ज़रूरत है और अगर हम इस पर प्रयास करें तो इसे सुधारा जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है आपसे,
अब रमा स्कूल क्यों नहीं गए? अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गए? देखिए, तो अब तक रमा स्कूल नहीं जाने का कारण यह है, इस गांव से सरकारी स्कूल काफ़ी दूरी पर है और गांव में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है जो कि अच्छा नहीं है। और रमा के माँ के पास उनकी इनकम अच्छी नहीं, उनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, जिस वजह से उनकी माँ अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन नहीं करा पा रही है और इस वजह से रमा स्कूल नहीं जा पा रही है। पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? तो देखिए, पूनम को असमानता का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि पूनम जहाँ मतलब लाइन में खड़ी होकर मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जब कतार में खड़ी तो उसे उसकी मालकिन भी उसी कतार में खड़ी थी, तो वहाँ पे उसे समानता का अनुभव हो रहा था। जबकि जब पढ़ाई उनके घर में जाती है और पूनम की बेटी रमा 7 साल होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा पा रही है और उनकी मालकिन ज्योति की बेटी शालिनी 5 वर्ष होने के बावजूद भी स्कूल जा रही है, ये सब देख करके पूनम को क्या हो रहा है? असमानता का एहसास हो रहा है। करा आपके आसपास किस प्रकार के स्कूल हैं? तो देखिए, आपके आसपास जिस प्रकार के स्कूल हैं उसका डिटेल आप लिखिए, है ना। प्राइवेट है, सरकारी है, अच्छा है या फिर उसमें पढ़ाई नहीं होती है, फिर हाई लेवल का है, लिख दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा करें। तो देखिए, अच्छा स्कूल हम उसे मानेंगे जो सही मायने में शिक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं कि सरकारी है या प्राइवेट है इस आधार पर हम स्कूल को जज करें कि सरकारी है तो ख़राब है, प्राइवेट है तो अच्छा, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचर जितने भी होते हैं सारे टीचर ट्रेंड टीचर होते हैं, नंबर 1 किस्म के टीचर होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से डिग्री हासिल करके और सरकार की हर परीक्षाओं को सम्मिलित हो करके जाते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि छोटे मोटे डिग्री धारक भी पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सरकारी स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होती है और प्राइवेट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मेंशन किया जाता है। यही वजह है कि वहाँ पढ़ाई का लेवल थोड़ा ऊंचा होता है और यहाँ पे नीचा होता है। और लोगों की ऐसी मानसिकता भी बन गई है कि सरकारी विद्यालय है तो क्या पढ़ाई होगी, इसलिए अच्छा स्कूल वही है जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो हमें सरकारी और प्राइवेट पर ध्यान ना दे करके अच्छा स्कूल उसे मानेंगे जहाँ हमें पूर्ण रूप से शिक्षा मिल रही है, सही जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बाल संसद और समानता। तो कह रहा है आप सभी अपने विद्यालय में बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले सभी कक्षाओं को बच्चों को मिलाकर उन्हें 5 समूहों में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं एक साथ शामिल होते हैं। पांचों समूह को अपने अपने समूह से 2-2 प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। देखिए, बाल संसद के चुनाव में क्या होता है, स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं सबों को मिलाया जाता है और 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। अब पाँचों ग्रुप से 2-2 कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, यानी कि उसे चुनाव करवाया जाता है और जिसका मत अधिक आता है उसे बाल संसद का मंत्री, प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, तरह तरह का मंत्री जिस तरह से हमारे संसद भवन में होता है ठीक उसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी। देखिए, तो बाल संसद के लिए चुनाव करवाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे जिसे चाहते हैं कि ये हमारा अच्छा मंत्री बन सकता है, हमारे अच्छा देखभाल कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है, तो उसे ही वो वोट डालेंगे और उसे चुना जाएगा, इसलिए चुनाव करना जरूरी है। कर यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है तो बच्चों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को लगेगा कि वो शिक्षक जो है वो उसी स्टूडेंट को, उसी विद्यार्थी को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा आदर करते हैं। यही वजह है कि उनको प्रतिनिधि मनोनीत किए हैं। तो इससे हमारे बच्चों के ऊपर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्या चुनाव प्रक्रिया एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रयोग हुआ, समझाइए। तो देखिए, आप अगर आपके स्कूल में चुनाव होता है तो सिद्धांत यही कहता है कि एक लड़का या फिर एक व्यक्ति एक ही बार वोट डाल सकता है, यानी कि जिस भी मतदाता के अथी में डाल रहा है जिस पद के लिए, उस पद के लिए सिर्फ एक ही वोट डालेगा।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, नियम सारा बिगड़ जाएगा, फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 10 वोट जाकर डालता है तो जिसको चाहता है इसको जिता दे, उसके पक्ष में 20-40 वोट मार देगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। चाहे ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अपने स्कूल में इस बात को रखिए। चलिए एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया और क्या कर सकती है, अपनी राय लिखें। तो देखिए बाल संसद जो है वो बहुत सारे काम कर सकती है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सेवा, जल का, भोजन का, क्लास में टीचर है नहीं है, ये सारी चीज़ों को देख रख कर सकता है। और नहीं करता है तो इस पर किस तरह से करना चाहिए, इसको बारे में आपको गौर करने की ज़रूरत है। और इसमें आपका अपना राय लिखना है कि आपके विद्यालय में किस प्रकार से होता है। अब है मानवीय गरिमा और असमानता। अगर जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनको सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही बात आप नीचे दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं। कह रहा है जब हमारे साथ कोई असमानता करता है, असमान भावना से देखता है तो हमें ठेस पहुंचती है, दुख होता है ना। जो कि एक यहाँ पे दिया है उदाहरण, गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। कह रहा है अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पर था। ट्रेन जब मारिटजबर पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे कुछ रेल यात्री आए और गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाते हुए तृतीय श्रेणी में डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया, है ना। अगर आप प्रथम श्रेणी के टिकट ले लें, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप अगर एसी बोगी का टिकट लिए हुए हैं, 3 टियर एसी है, आप उसमें आराम से सो करके जा सकते हैं। और अगर कोई जा करके रेलवे कर्मचारी आपको कहता है कि आपके पास टिकट होने के बावजूद भी मैं आपको 3rd क्लास के अथी में भेज रहे हैं तो आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से गांधी जी अपना टिकट दिखाते हुए कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है तो हम तृतीय श्रेणी में क्यों जाएं। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। वो जो गोरे लोग थे अफ्रीका के, उनको क्या लगा, बुरा लगा कि एक प्रथम श्रेणी काला व्यक्ति कहीं प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, तुरंत पुलिस को बुलवाया और पुलिस को बुला करके गांधी जी के सारे सामान को बाहर फेंकवा दिया और साथ ही साथ गांधी जी को भी उतार दिया गया ट्रेन से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, गांधी जी को दिल में काफ़ी ठेस पहुंचा और फिर वो क्या किए, मतलब कि उसी वक्त से रंग भेद नीति के खिलाफ विरोध यानी कि संघर्ष आंदोलन शुरू कर दिए। चलिए एक आप बीती यहाँ पर दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है मैं एक समारोह में शामिल होने के लिए निकट के संबंधी के यहाँ गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्राय सभी समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे कपड़ों में थे तथा गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे न तो बैठने के लिए और न ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा। अपनी संबंधी तथा अन्य लोगों को व्यवहार से मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया, है ना बाबू। अगर आपको कोई बुलाता है किसी तरह का फंक्शन में और आपके साथ बोल विचार नहीं करता, बात व्यवहार नहीं करता है, तो आपको काफ़ी चोट पहुँचेगा, आपको काफ़ी दुख होगा, है ना। तो यही हुआ। चलिए एक आप बीती है, आपके साथ इस तरह का घटना होता है तो उसको आप गौर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंची। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की जो गरिमा थी काफ़ी ठेस पहुंचा, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया
इससे वो काफ़ी आहत हुए और इसी के साथ उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिए। चलिए, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसको आपकी गरिमा को ठेस पहुंची हो? देखिए, अगर आपके साथ इस तरह का घटना हुआ है जिससे आपकी गरिमा यानी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता एवं असमानता का व्यापक स्वरूप, यानी समानता और असमानता कहाँ देखने को बहुत आयत मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। कह रहा, असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज में लोगों की सोच को दर्शाते हैं और समानता का असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, है ना। मतलब असमानता और समानता का ऐसा स्वरूप है हमारे दैनिक जीवन में छुपा हुआ, जो कि हमें देखने को मिलता है, जिसका एक स्वरूप यहाँ पे दिया है वैवाहिक विज्ञापन। कह रहा, हमारे समाज में जाति व्यवस्था की बहुत गहरी है, ठीक है। हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है उसका जो जड़ है काफ़ी गहरी है। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेरा वैवाहिक विज्ञापन जो उसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है वैवाहिक विज्ञापन। आपको देखना तो यहाँ पे फिगर तो दिया है बट सारा मिट गया है। आप न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, उस न्यूज़पेपर के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण भाग वाला में जाइए, उसमें आपको वैवाहिक विज्ञापन मिल जाएगा। उसमें तरह तरह का पोस्ट डाला हुआ रहता है, विज्ञापन रहता है कि फलाने जाति का लड़का है, फलाने पोस्ट पर है ना, इतना एजुकेशन पढ़ा लिखा हुआ है, इसे फलाने जाति का लड़की चाहिए और इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर होनी चाहिए। इसमें जाति का प्रतिबद्धता और साथ ही साथ अमीरी का प्रतिबद्धता दोनों चीज़ दिखाई पूर्ण रूप से देता है, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है कि उस शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन है, इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति का प्रमुखता होती है। यानी कि जो भी विवाह के शर्त होता है उसमें सबसे बड़ा शर्त होता है जाति का, कि वो हमारे ही जाति का होना चाहिए, यानी कि अदर कास्ट नहीं होना चाहिए, हमारा ही कास्ट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें। कह रहा है, विज्ञापन में जो जाति एवं सामाजिक असमानता का सूचक शब्द है उसको बताइए। देखिए, इसका होगा मध्याह्न भोजन एवं इसका आंसर हो जाएगा, ये जो आपका विज्ञापन है उसको देख के आप जाति व्यवस्था को छाड़ सकते हैं। इसमें तो नहीं है, आप पेपर को कटिंग करके इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्याह्न भोजन और विद्यालय। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता, है ना। कई बच्चे क्या होते हैं, भूखे पेट स्कूल आते हैं, जिसके कारण उनको पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी बल्कि छिजन यानी पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम हुआ, है ना। जैसे देखिए, जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं उनको अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो वो भूखे पेट ही स्कूल चले आते हैं, या फिर अगर वो आते भी हैं स्कूल तो बीच में ही जब लंच होता है तो वो स्कूल से बाहर जाते हैं, घर जाते हैं और वापस नहीं आ पाते हैं। ये सब कारणों को देखते हुए मध्याह्न भोजन का शुरुआत किया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब तो बच्चा एक तो अगर भूखे पेट है तो उसको यहाँ भोजन भी मिल जाएगा, दूसरा अगर लंच करने की जरूरत नहीं, उसको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई माता पिता परेशान भी नहीं होंगे कि हमारे बच्चे भोजन करने आए तो उसके लिए हमें घर जाना है। उनके माँ बाप को घर से खेती जहाँ भी काम करते तो उनको वापस आना पड़ता था कि बच्चा घर आया होगा, खाना खिलाना है। तो ये सारी समस्याओं से निजात मिला और इससे एक फ़ायदा हुआ कि बच्चों की जनसंख्या, स्कूल की उपस्थिति बढ़ गई और बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ना भी कम हो गया। चलिए, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों की भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियां भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार के भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों न हो। इससे एक और हुआ कि समाज में जितने भी वर्ग के बच्चे हैं वो सारे अगर स्कूल आ रहे हैं
तो चाहे तो ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का हो, उन्हें एक साथ भोजन करने का अवसर मिलता है, जिससे उनके बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो रही है ना। चलिए, कह रहे हैं इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोगों को नियुक्त किए जा सकते हैं। कहीं कहीं भोजन बनाने के बाद की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुधार लेने का प्रयास किया। कह रहे थे देखिए, जो मध्याह्न भोजन बनता है तो उसमें भी लोग को ज़रूरत होती है, अलग अलग लोग प्राइवेट संस्था से ही उसे भोजन तैयार करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जब भोजन बनाने का काम हुआ तो इसमें जाति को लेकर विवाद हुआ शुरुआत में कि ये फलाने जाति का व्यक्ति है, ये भोजन अगर बनाएगा तो हमारे बच्चे भोजन नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो समस्या आया उसको फिर स्कूल वालों ने ही, स्कूल समिति ने ही इसको सुलझा लिया। ठीक है, चलिए आगे है आपका दलित एवं महादलित। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है ना। दलित शब्द का प्रयोग यही हो रहा है कि मतलब दलित है यानी कि पिछड़ा वर्ग का लोग है, दबा कुचला है, साथ ही साथ अभी भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है। चलिए, महादलित। दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली बार महादलित कहा गया, यानी कि जो दलित तो है ही, लेकिन उसमें भी और जो पीछे रह गए हैं उससे वैसे जाति को क्या कहा गया है, बिहार में ही सिर्फ पहली बार महादलित के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, मध्याह्न भोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी बच्चों को भोजन मिले और उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे और उन्हें घर जाना ना पड़े। ठीक है, चलिए, मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों को समान दर्शाने वाले वाक्य को चुने और लिखे। तो देखिए, पीछे जो आपका सेंटेंस अभी हम लोग पढ़े मध्याह्न भोजन में, उस दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो समानता दर्शाने वाले शब्द को चुनना है और उसको लिखना है। तो आप ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? अब देखिए, अगर आप स्कूल में मध्याह्न भोजन कर रहे हैं और अगर आपके साथ कोई घटना होता है ना, तो यह घटा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे तो स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, लेकिन रेयर केस में कुछ भी हो सकता है, नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। देखिए, बाल संसद जो है वो समानता के लिए बहुत तरह का कार्य कर सकता है। वो सब स्कूल स्तर पर जो भी बच्चों के बीच भेदभाव है, रंग नीति के खिलाफ, जाति के विरोध, ये सारी चीज़ों को वो समझाने का प्रयास कर सकता है और उसको समाप्त करने का कोशिश पूरा कर सकता है। चलिए, गरीबी एवं बेरोजगारी एक टॉपिक है। कह रहा है असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नज़र आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह के असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव, है ना। देखिए, ये सही बात है कि एक तरफ जहाँ गरीबी है वहीं बेरोजगारी भी है, और यही वजह है कि हम सबसे ज़्यादा असमानता और असमानता के कटघरे में आते हैं। यानी गरीबी का मुख्य वजह है बेरोजगारी। हमें जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा नहीं, और जब तक आर्थिक स्थिति हमारा सही नहीं होगा तब तक गरीबी दूर होगी नहीं। और यही वजह है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा असमानता देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी होना ही सबसे ज़्यादा असमानता का कारण है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया। यानी महात्मा गांधी के साथ जो घटना हुआ था वो पूरे दुनिया में फैल गया, है ना, और पूरा विश्व इसके बारे में जाना। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष एक लंबा इतिहास है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट इसका एक उदाहरण है।
इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा क्योंकि वहाँ का नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस प्रकार बस ड्राइवर बस को थाने ले गया, फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। देखिए, एक महिला का नाम था रोजा पार्क्स, जो कि 1 दिसंबर 1955 को एक बस से यात्रा कर रही थी। वह अपने घर काम करके वापस घर लौट रही थी। वो अमेरिकन अफ्रीकन महिला थी, ठीक है। वो काले महिला थी। यही वजह था कि वो बस में उस सीट पर बैठ गई जो कि गोरे व्यक्ति के लिए आरक्षित था। जब गोरा व्यक्ति उसे उठने को कहा तो वो नहीं उठी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। यही कारण बस ड्राइवर भी उसे हटाने का कोशिश करता, नहीं हटती है तो बस ड्राइवर क्या करता है, बस को थाने ले जाता है। तो वहाँ पे थानेदार समझाता, लेकिन जब नहीं समझती है वो बात को तो महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब महिला गिरफ्तार हो जाती है तो यह बात जो है वो एक आंदोलन का रूप लेता है और पूरा अफ्रीकन अमेरिकन जो व्यक्ति था वो लोग रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देता है। और इस आंदोलन का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है कि सन 1964 ईस्वी में नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले लोग के बीच जो भेदभाव था उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। श्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में भी उसका नामांकन होता था, जिसे बंद कर दिया गया। आप भी एक ही विद्यालय में नामांकन के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन के विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती है। देखिए, क्या था कि गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्कूल भी होता था, जो कि फिर बाद में बंद कर दिया गया। यानी कि बाद में फिर क्या हुआ, जब नियम संशोधित कर दिया गया कि कब यहाँ गोरे काले के बीच भेदभाव नहीं होगा तो सभी बच्चे जहाँ चाह सकते हैं वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हालात गरीबी होने के कारण काले लोग अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए, जिसके कारण अभी भी वहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच की असमानताएँ नज़र आती, यानी कि देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका थोड़ा सा और बच रहा है। कह रहा है चुनौतियाँ लोकतंत्र की, यानी लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए एवं उसके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। किंतु कई बार ऐसा नहीं होता और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बातों को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं एवं जन आंदोलनों में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, लोकतंत्र में जो चुनौतियाँ हैं इसके बारे में चर्चा करें। लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, असमानता है, गरीबी है, अशिक्षा है ना, ये सब क्या एक चुनौती ही है लोकतंत्र के सामने। जब हम लोकतंत्र में हैं यानी कि सभी को समान अधिकार है, तो फिर ये गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, जाति व्यवस्था क्या है, ये सारे चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है। तो इससे हमें बचने के लिए काफ़ी ज़रूरत है। इसके लिए हमारे समाज में समय समय पर गोष्ठी यानी कि मीटिंग वगैरह होता है, आंदोलन होता है ना, जिसके बारे में कि इसी पुस्तक के अलग अलग अध्याय में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है और हम इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवा देंगे। तो चलिए, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें तथा लाइक भी कर दें, ताकि जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनके पास भी ये पहुंच सके और उन्हें भी इससे सहयोग मिले। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।